Good morning, students. Today's discuss about geography chapter number 5 water अर्थात जल। आज हम लोग भूगोल का नया पाठ जिसका नाम है जल, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं, इससे पूर्व हमने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था वायु। जिस प्रकार हमें जीवन के लिए वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात हवा, इसको ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, उसी प्रकार हमारा जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो जल भी है। जल भी हमारे जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा भी गया है जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो अर्थात बिना जल के, इस प्रकार हम बिना वायु के नहीं रह सकते, उसी प्रकार हम लोग बिना जल के भी नहीं रह सकते। तो जल भी हमारा सबसे महत्वपूर्ण साधन है, और जल है वो कई प्रकार से प्राप्त होना होता है। इसमें इसके कई स्रोत हैं, साधन हैं, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। और जल प्राप्त करने के जो सोर्स हैं, साधन हैं, वो क्या है? हमें जल है वो हैंडपंप, कुओं, तालाब, नदियाँ, झीलें, नहरें, समुद्र व सागर, जहाँ से आपको जल प्राप्त होता है। तो ये क्या है? जल प्राप्त करने के साधन, जहाँ से आपको जल प्राप्त होता है। ठीक है, मुख्य रूप से मैं तालाब, नदियाँ, ये सब चीज़ें को के माध्यम से मिलते हैं। हैंडपम्प के द्वारा हम लोग घरों में हैंडपम्प है वो का उपयोग करते हैं, उसके माध्यम से हम लोग जल को निकालते हैं। तो जल के बारे में हम लोग यदि मस्तिष्क अपने विचार किसी पर करते हैं, तो आप देखते हैं जल नदी है, जल प्रपात मिलता है। जल का नदी के बाद जल प्रपात, ये भी इसके माध्यम से भी जल प्राप्त होता है। वर्षा की रिमझिम, वर्षा के माध्यम से अपने जल के जो नल है उसके हैंडपम्प जैसे होता है, हैंडपम्प या नल के द्वारा भी पानी आपको मिलता है। तो आपने देखा होगा कि वर्षा में, जब बरसात में बारिश होती है तो पानी रहता है, और बहते हुए पानी में छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं, नाव बना करके कागज की उसमें डालते हैं, खेल खेलते हैं, यानी पानी से खेल भी खेलते हैं। तो इसी प्रकार से देखा गया है कि या कभी कभी गड्ढों में पानी एकत्रित हो जाता है बरसात के मौसम में, जहाँ पर गड्ढे हो जाते हैं। अगर कोई सड़क है या गलियाँ हैं, उनमें कहीं गड्ढे हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, जल भराव हो जाता है। इन उन गड्ढों में क्या होता है, जल भर जाता है। तो इस तरह से हमें जल वहाँ भी प्राप्त होता है, और जमा जल है वो गायब हो जाता है। लेकिन एक दो दिन बाद वो जो जमा हुआ जल होता है वो गायब हो जाता है। वो गायब क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा एक जल चक्र है, चक्र सिस्टम है, जल चक्र से बोलते हैं। अगर हमारा यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है, मानिए यहाँ पर ये गड्ढा है या नदी है, ठीक है, यहाँ पर ये पानी भरा हुआ है, तो ये धूप के कारण जब ये क्या होता है, सूर्य का प्रकाश से प्रकाशित गर्मी के कारण से गैस यहाँ से ये क्या होती है, ये गर्मी होती है। इससे क्या होता है, इस पर एवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, और ये वाष्पीकरण अंदर के विज्ञान क्या होता है, हवा में ऊपर जाता है, और ये क्या बनाती है, ये बादल को, तो बादल ये जब इनका वातावरण गर्म हो जाते हैं, गर्म होने पर क्या होते हैं, फिर ये पानी वापस आता है, यानी ये इधर से जाता है और ये इधर से वापस आता है। ठीक है, वर्षा या वर्षण के रूप में
वापस आता है। तो इस प्रकार देखा ये चक्र आपका, इसीलिए उसको जल चक्र कहते हैं। पानी आपका वाष्पीकरण हुआ, बादल बने, बादल बने वर्षा, वर्षा का जल वापस फिर वे नदियों, झीलों, जलप्रपात, समुद्र में जाता है और एवोपरेट होकर के फिर वापस वाष्पीकरण से, ये कैसे होता है, वाष्पीकरण। ये वो वाष्पीकरण के कारण इसमें क्या होता है, ये वाष्पीकरण के कारण ये से बादल बनते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है, सभी जानते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। अगर हम प्रयोग करें और एक बर्तन में पानी को भरते हैं, किसी बर्तन में भर करके और दोपहर में मतलब तेज धूप को उस टाइम को रखते हैं और शाम को फिर देखें तो पानी की मात्रा निश्चित ही कम हो जाएगी। तो आखिर में पानी कहाँ गया, उसका प्रयोग आपने नहीं किया, ठीक है, किसी सदस्य ने नहीं किया, ठीक, कोई पशु पक्षी उसको का यूज नहीं किया, ताकि पानी क्या है, क्योंकि तापमान जब सूर्य का प्रकाश पर पड़ा तो उससे क्या, उसका वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण होता है वो ऊपर तरफ अवशोषित होता है। जब आपने अगर कोई फर्श पर कोई पानी वगैरह मिल जाता है तो वहाँ उसको वो चीज़ को बोलते हैं, उससे आप क्या करते हैं, उसको डाल देते हैं तो पानी को क्या कर अवशोषित कर देता है। उसी प्रकार से ये अवशोषित करके और क्या बना देते हैं, बादल बना देते हैं। संग्रहित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से वर्षा, हेम अथवा सहिम, यानी हेम है, कभी कभी हम देखे ओले भी गिरते हैं, बर्फ गिरती है, तो ये सब क्या वही अवशोषित जल है वापस संग्रहण होकर के वापस फिर समुद्रों या तालाबों में वापस और वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकृति को हम जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप इसके माध्यम देख सकते हैं कि वही क्या कहलाता है, जल चक्र, क्योंकि ये पूरा चक्र सिस्टम चलता है, ठीक है। कि अगर उसको ये चीज है तो इस तरह से ये आपका जल चक्र सिस्टम है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्योंकि वापस महासागरों से संग्रहण होकर के बादल बनते, बादल से फिर वर्षा या हिम के माध्यम से वापस फिर महासागरों में पानी गिरता है या जलाशयों में, उससे क्या होता है, तो ये जल चक्र कहलाता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जैसे धर्मशाला होती है, धर्मार्थ के लिए होती है, प्रयोगशाला प्रैक्टिकल के लिए होता है, उसी तरह से क्या गया, थलशाला का गया, थल बना जमीन, ठीक है, एक तरह से एक समूह उसका आ गया, उसके सबके समूह के रूप में, जो क्योंकि थलशाला क्या होती है, छोटे घर के पौधे रखने का जो कृत्रिम आता होता है उसे हम थलशाला कहते हैं। जहाँ पर हम पौधे वगैरह रखते हैं बगीचे टर्मिस में, उसको क्या होता है, थलशाला होता है। उसी तरह से यहाँ पर इसका मतलब इसी से निकाला जाता है। एक के समान है जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, क्योंकि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, कहीं पर आपने कोई ये भी नहीं पढ़ा कि पहले जल नहीं था अब नया जल बन गया, तो आज से हजारों करोड़ों वर्ष पहले भी जल था और आज भी है। क्यों, क्योंकि वो चक्र सिस्टम चल रहा है। अगर आप शोषित होकर के ऊपर जाके उड़ जाए और दोबारा वापस नहीं है, नहीं हो तो क्या होगा, कभी भी पानी की हो जाती है, बरसात नहीं होती है, ठीक है, उसके कारण होता है। तो ये सब क्या है, वो प्रकृति के द्वारा ही होता है, लेकिन वो प्रकृति का वो चक्र है, उसको जल चक्र होता है। और जो जल है वो आज भी मौजूद है, आज भी उसको आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जिस जल का प्रयोग आज हम किसी खेत में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं, हो सकता है सैकड़ों वर्ष पहले उस नदी में बहता हो। जैसे हरियाणा का बात लेते कि हरियाणा में हम लोग आज सिंचाई के रूप में करते हैं, तो हो सकता है वही जल कभी वो अमेजन नदी में बहता हो। ये तो जरूरी नहीं कि आपका यहाँ से उठा वापस होगा फिर और वापस यही के लिए आ जाएगा। जो जल आपके घर के आसपास में तालाब है और वो सूख जाता है, सूखने का मतलब क्या हुआ, पानी यूज नहीं किया और सूख गया, क्यों सूख गया, क्योंकि संघनन की क्रिया नहीं। जब जो वाष्पीकरण उसका हुआ तो संघनन होकर के बादल बन गए, लेकिन ये जो आवश्यक नहीं है कि वही पानी वापस फिर आपके उसमें हो सकता है वो पानी है वो जल आपके किसी दूसरे जो साधन उसमें वहाँ पर उसका प्रयोग हो जाकर वहाँ गिरे जाकर के बर्फ के रूप में गिरे, पहाड़ों पर गिरे, ठीक है। तो ये भी लेकिन
की मात्रा किसी न किसी प्रकार से वो पूरी हो जाती है। कभी कभी आपको देखने मिलता है उस शहर में बारिश ज़्यादा हुई और इस शहर में कम हुई, जिसमें कम इसमें कमी हो गई क्योंकि जो उस पानी का वो अवशोषित है उसका यूज़ कर लिया गया, लेकिन किसी कारणवश बरसात वहाँ पर नहीं हुई। हो सकता है आपके यहाँ का पानी अवशोषित होकर के दूसरे शहर में जाकर गिरे। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अलवड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, स्रोत एवं हेमनद होते हैं। स्रोत का मतलब होता है कोई गड्ढे का पानी भर जाता है और नीचे वो अवशोषित करता है, क्योंकि पोर्स होते हैं उसके जमीन के अंदर, वो धीरे धीरे अपनी अवशोषित होते हैं। कुछ पानी जमीन स्वयं गिर लेती है और फिल्ट्रेशन हो जाता है और गंदा पानी के ऊपर कचरा रह जाता है, फिर जहाँ वहाँ पर जाता है। अगर आपकी सूखी जमीन हो रही कुछ आप पानी उसमें डालेंगे थोड़ी देर में क्या था अवशोषित होती है। कभी कभी खेतों में सिंचाई होती है और सूखे हैं तो कुछ हमारा पानी है वेस्ट कितनी तरह अवशोषित करना है, उसको अवशोषित करने में कुछ मात्रा पौधे में धीरे सूख लगता है। मान लो हमने एक 5 मिनट चला दिया, पता चला 5 मिनट में आपका कुछ मीटर दूरी से पानी के आगे नहीं जाए, क्यों? क्योंकि वो सूखा हुआ कीटता है, इसलिए वो अवशोषित भी कर रहा है और अवशोषित करने के कारण ये इस तरह से समस्या उत्पन्न होती है। तो ये अलवड़ी जो जल जहाँ पर लवण पानी नमक इसमें नमकीन पानी की मात्रा होती है, वो पानी में कहाँ पर मिलता है? जलाशय, तालाबों में, नदियों में, यहाँ से प्राप्त होता है। और जो लवड़ी जल होता है महासागरों समुद्र का जल होता है वो कैसा होता है? लवड़ी होता है, इसमें नमक की मात्रा होती है, इसीलिए जो नमक हमारा निकाला जाता है वो समुद्र के किनारे निकाला जाता है, तो इस तरह से करके तब उसको निकालते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और कई प्रकार से हमें ऐसा भी देखने को हुआ है कि अधिकांश जो नमक होता है वो सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला एक नमक होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये चीज़ दिखा कि किस प्रकार से हमें जल कहाँ पर और जो अलवड़ी क्षेत्र होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है और जो लवड़ी होते हैं वो कहाँ होते हैं। अलवड़ी में क्या नाम था? अलवड़ी जल स्रोत, ठीक है। यह क्या होगा आपका? नदी है, तालाब है, झील है, जलप्रपात है, ठीक। और जो लवड़ी जल है लवड़ी जल स्रोत वो मुख्य रूप से क्या है? समुद्र और महासागर, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि हम और भी कई प्रकार से इसको देखा जाए तो यहाँ पर आते हैं जल के प्रयोग साधन के रूप में क्या है, अलवड़ी जल और ये जल चक्र क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। आज आपका ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।